नमस्कार दोस्तों। आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि मैं आप लोगों से बोला हूँ कि मैं बीच बीच में जो मुझे कुछ स्टॉक लगेंगे कि जिनकी क्वालिटी अच्छी है और जिनकी वैल्यूएशन अभी ठीक हो गई है, तो उनको मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। तो उन कंपनियों को अगर आपको उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना है तो एक बार आप उन कंपनियों को ज़रूर देख सकते हैं। और उसी कड़ी में आज मैंने देखो आप लोगों के लिए ये डाब एक शेयर है जिसका मैंने डाबर इंडिया, यस डाबर इंडिया की आज हम लोग बात करेंगे। तो ये शेयर को पहले हम लोग फंडामेंटली एक बार देखते हैं कि फंडामेंटली आप जो है कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखो ये यहाँ पे वॉच लिस्ट है। यहाँ पे बहुत सारे शेयर हैं जिनको मैं अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखता हूँ, जो जो मुझे अच्छे लगते हैं बेसिकली। बट यहाँ पे अच्छे लगने का मतलब ये नहीं कि आप इनको वॉच लिस्ट में देख लिए और जाके उनको कभी भी ले लिए। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कभी शेयर का प्राइस ज़्यादा रहता है तो मैं उनको वेट करता हूँ कि जब वो थोड़ा सा करेक्ट हो तब उनको लेना है। और कभी कभी कुछ शेयर ऑलरेडी करेक्ट होते हैं तो उनको वहाँ पे भी एनालिसिस करके ले लिया जाता है। तो ये एक वॉच लिस्ट है जो आप लोगों के भी, अगर डीमैट आप लोगों ने खुलवाया होगा तो आपके भी ऐसे शेयरों की एक वॉच लिस्ट होगी। तो वहाँ पे आपको शेयर में अपने जाना है। और जैसे कि यहाँ पे देखो डाबर इंडिया है, तो यहाँ पे जब आप किसी शेयर के ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो कर्सर में आपको बाई सेल यहाँ पे ऐसे कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पे जो थ्री डॉट है, यहाँ पे मोर लिख के आ रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। तो जब उससे उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें आपको लिख के आ रही हैं। तो इसमें आपको फंडामेंटल्स में जाने हैं। तो आप जब ये फंडामेंटल में जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखो ओवरव्यू दिखेगा। तो ओवरव्यू में आप यहाँ पे मतलब आप इस कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं कि कंपनी बेसिकली क्या करती है। तो जैसे कि यहाँ लिखा है कि डाबर इंडिया लिमिटेड इज ए प्रोमिनेंट कंज्यूमर गुड्स कंपनी इन इंडिया, ऑफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट इन वेरियस कैटेगरी इंक्लूडिंग हेयर केयर। मतलब ये आपके बालों के सॉल्यूशन में है। आपके बालों को कैसे केयर किया जाए उसके लिए ये प्रोडक्ट बनाती है। ओरल केयर में है कि आपको जैसे जो अपने रेगुलर यूज वाले प्रोडक्ट हैं, हेल्थ केयर है, उन सब में है। स्किन केयर में है, होम केयर में है, एंड फूड में। तो ये आपका यहाँ पे ओवरव्यू कंपनी का मिल गया। उसके बाद आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि कंपनी का अभी पी कितना चल रहा है। तो भी इसका 50.28 का पी दिख रहा है। सेक्टर का पी 34.85 है। तो बेसिकली ये कंज्यूमर गुड की सेक्टर है। तो अभी यहाँ पे जैसे क्या है कि सेक्टर का पी 34, मतलब सेक्टर का मतलब हो गया कि जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो सेम सेगमेंट में होती हैं। मान लो जैसे कोलगेट है, इमामी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, और जैसे गोदरेज कंज्यूमर है। तो ये जो कंपनियां हैं ये सेम सेगमेंट में आती हैं। जैसे अब आपकी एक ज्योति लैब है जो उजाला वाली नील बनाती है। तो इसी टाइप की जो मतलब सिमिलर कंपनियों को मिला के एक सेक्टर बन बन जाता है। तो सेक्टर का देखो पी इसमें 34.85 है। और इस जो कंपनी है इसका भी पी 50.28 है। तो नॉर्मली अभी ये सेक्टर के रिस्पेक्ट में ये कंपनी थोड़ा सा महंगी दिख रही है, क्योंकि ये पी इसका थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके बाद प्राइस टू बुक देखो यहाँ पे 8.68 लिखा हुआ है। और डिविडेंड ये आपको जो है 1.08% का डिविडेंड देती है साल में। और अभी आरओई इसका 18.68% है। और जो इसका 52 वीक मतलब रेंज यहाँ पे देखो लिख के आ रही है कि 52 वीक में इसका जो प्राइस का रेंज है वो कितना था। तो लोअर में इसका 489 है और हायर साइड में इसका 672 है। तो यहाँ से आप देखो इस कंपनी के फंडामेंटल को आप समझ सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे आपको ओवरव्यू मिलेगा कि कंपनी अभी कैसे चल रही है। तो ये इसका फंडामेंटल है। इसके बाद यहाँ पे रेवेन्यू का एनालिसिस अगर आपको करना है तो देखो कंज्यूमर केयर बिजनेस में इसको 82% का इसका बिजनेस है। फूड बिजनेस में इसकी जो प्रॉफिट है और बिजनेस है वो 15% का अप्रोक्सीमेटली है। रिटेल बिजनेस में 0.93, अभी ये रिटेलिंग शायद इंटर कर रही है। अदर सेगमेंट में इसका 1.51% का बिजनेस कंट्रीब्यूशन है। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो लोकेशन है। तो लोकेशन में आपको ये पता चल जाएगा कि इस कंपनी के मेजर जो बिजनेस है वो कौन से कंट्री में ज़्यादा ऑपरेट करती है। तो जैसे इंडिया में इसका जो है वो 75.44% का बिजनेस है। अफ्रीका में 5.89% का है। मिडिल ईस्ट में देखो 5.89 का है। एशिया में 5.4% का है। एशिया एक्सक्लूडिंग इंडिया मिडिल ईस्ट में।
और यूएसए में इसका 3.68% है। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे देखो 75.44% का जो इसका कंट्रीब्यूशन इंडिया में है। तो ये मतलब इंडिया पे ही ज़्यादा मेनली डिपेंडेंट है। आपको मतलब यहाँ से ये अंदाजे लगाने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो इस कंपनी के आप फाइनेंशियल में जाके देख सकते हो कि यार कंपनी का फाइनेंशियल अभी कैसा चल रहा है। तो यहाँ पे देखो इसके जो ईयरली है, यहाँ पे देखो ये जो राइट कॉर्नर है ये दिखा रहा है रिवेन्यू कंपनी मतलब कितने का बिजनेस करती है, और प्रॉफिट है ये ब्लू कलर वाला, और डेब्ट के बारे में आपको ये बताती है कंपनी यहाँ से। तो यहाँ पे देखो कंपनी का क्या है कि अगर आप मार्च 2022 में जैसे इसका प्रॉफिट था 1739, अभी मार्च 2023 में देखो 1707 का था, और अभी मार्च 2024 में 1843 है। तो मतलब इसका जो आप देख रहे हो कि प्रॉफिट है वो 2022 में ज़्यादा था मार्च में, उसके बाद 2023 में कम हो गया, और मार्च 2024 में देखो इसका फिर से प्रॉफिट बढ़ा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डेब्ट, तो डेब्ट यहाँ पे 868 करोड़ था 2022 में, जो डेब्ट बढ़ के 999 करोड़ हो गया 2023 में, और मार्च 2024 में बढ़ के 1198 करोड़ का डेब्ट हो गया। तो यानी डेब्ट भी कंपनी में बढ़ रहा है। और रेवेन्यू की भी अगर हम लोग बात करें तो रेवेन्यू भी देखो 10,889 का था मार्च 2022 में, फिर मार्च 2000 जो है 23 में 11,523 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, फिर उसके बाद मार्च 2024 में 12,404 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। तो मतलब कंपनी का क्या है कि बेसिकली अभी जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिख रहा है कि मार्च 2022 में ज़्यादा था, उसके बाद फिर जो है 2023 में कम हो गया। अब उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे अपना जो है कंजम्पशन में अभी क्या है कि यूएस में जैसे इंटरेस्ट रेट अभी हाई थे, तो हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे भी वो इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ गई है, तो लोग यहाँ खरीद नहीं पा रहे। तो इन चीज़ों का तमाम इसमें कंट्रीब्यूशन होता है। तो आपको यही एनालिसिस करनी होती है कि कंपनी के जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैसे बढ़ेगी, और प्रॉफिट के साथ ही जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू भी बढ़ने चाहिए, डेब्ट जो है कम होने चाहिए। तो ये यहाँ से आपने देख लिया कि यहाँ से रिजल्ट के एनालिसिस आप फाइनेंशियल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखो शेयर होल्डिंग में जा सकते हैं। तो शेयर होल्डिंग में जब आप जाओगे तो देखो आपको पता चलेगा कि प्रोमोटर यानी कि जो कंपनी के मालिक हैं उनके पास 66.25% के जो होल्डिंग है थी सितंबर 2024 में, और जून में देखो थी इनके पास 66.24, यानी कि जून जून में इनके पास जो स्टेक था उससे इन्होंने 0.01% इन्होंने लगभग बढ़ाया है। यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है, ये ग्रीन मतलब इन्होंने ईयर ऑन ईयर 0.02% अपना स्टेक बढ़ाया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.01% बढ़ाया। तो देखो ये एक अच्छी चीज होती है कि अगर प्रमोटर अपने कंपनी का माल खुद भी खरीद रहे हैं शेयर, तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी में मतलब ऐसा अनुमान लगाया जाता है। इसका कोई मतलब 100% करेक्ट नहीं होता है, लेकिन आप ये मान सकते हो कि अगर प्रमोटर अपने शेयर ले रहा है तो इसका मतलब प्रमोटर अपने बिजनेस के प्रति उसका लगाव है, और वो अभी ऑप्टिमिस्टिक है कि इसका ये बिजनेस और आगे चलेगा। अगर यहाँ पे ये होता कि ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर इसको जो प्रमोटर की होल्डिंग है अगर वो कम होती, तो आपको थोड़ा सा मतलब सोचना चाहिए था कि यार अगर प्रमोटर ही अपने कंपनी के शेयर बेच रहा है तो फिर अब हमें इसमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपको दो बार सोचना चाहिए ऐसी सिचुएशन पे। उसके बाद देखो अभी मेन कंसर्न का क्या है कि यहाँ पे है ये एफ आई, यहाँ पे प्लेज में तो देखो कुछ है नहीं। जब ये एफ आई है मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का स्टेक क्या था कि 14.99 था जून 2024 में, और अभी 15.05 हो गया है। तो यहाँ पे इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो फॉरेन इन्वेस्टर है उन्होंने इस कंपनी में मतलब पैसा लगाया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर करीब 3.32% उन्होंने अपना माल बेच दिया। तो ये जो इन्होंने इतने परसेंट माल बेच दिया है, यही एक रीजन है कि ये शेयर अभी तक उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। उसके बाद अगर हम डीआई की बात करें, यहाँ पे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, तो उसने यहाँ पे देखो 11.70% की उसकी सितंबर में होल्डिंग है, और जून में इसकी थी 11.91% की। तो 11 में जो इसकी 11.91% की होल्डिंग आई है, तो उससे इन्होंने अभी क्या है कि डोमेस्टिक डोमेस्टिक अपने जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो अभी इसमें माल बेच दिए हैं। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर में आपको पॉजिटिव दिख रहा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अभी ये थोड़ा सा डाउन है।
उसके बाद जो रिटेल इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर का देखो मतलब ये होता है कि जो हम और आप जैसे लोग हैं, उनको वो रिटेल कैटेगरी में आते हैं, तो उनके पास इस कंपनी की ज़्यादा होल्डिंग है नहीं, ओनली 3.47% का है। और जून में 3.59 था, तो इन्होंने भी अभी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिटेल इस पे बेचे जा रहा है। और अदर में कुछ मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ऐसे होते हैं, वो उनके पास ज़्यादा माल है नहीं, 3.53% उनके भी पास भी है। तो यहाँ से आप शेयर होल्डिंग आप देख सकते हो कि शेयर होल्डिंग जो है कैसी है ना। तो 66% की अगर होल्डिंग प्रोमोटर रखता है तो ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और उसके साथ इसमें एफआईआई की भी होल्डिंग है अप्रोक्सीमेटली 15% की। तो मोटा मोटी आप अगर इन दोनों को देखो ऐड करोगे तो 70, सॉरी ये कितना हो गया, ये हो गया आई थिंक 6 5 11 और 6 2 8, मतलब 81% तो इनके पास ही स्टेक है। उसके बाद डीआई है। तो ये कंपनी मतलब फंडामेंटली काफ़ी अभी सॉलिड लगती हुई दिख रही है। बस आपको इन चीज़ों को देखना है कि जैसे मैंने बताया कि ये जो रिजल्ट हैं, रिजल्ट देखो कंपनी के थोड़ा सा इधर ऊपर नीचे हो रहे थे प्रॉफिट के, और तो इस वजह से शेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। और शेयर होल्डिंग में भी देखो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर में क्या था कि एफआई ने इसमें काफ़ी बिकवाली की है। तो जब एफआई बिकवाली करते हैं तो हमारे शेयर बाजार पे काफ़ी मतलब एक गिरावट आती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, इन्होंने देखो उतनी अप्रोक्सीमेटली उतने परसेंट माल खरीद लिया, लेकिन हमारी मेंटेलिटी क्या होती है कि हम लोग चीज़ों को थोड़ा सस्ते में लेना चाहते हैं। और जो विदेशी लोग होते हैं उनके डॉलर हमेशा बढ़ता रहता है, तो वो लोग डॉलर की वजह से कोई भी माल को किसी भी रेट रेट पे ले लेते हैं। तो जब उनकी खरीदारी ज़्यादा होती है तभी हमारा मार्केट या शेयर ऊपर जल्दी जाता है। तो ये एक चीज़ आपको एनालिसिस करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखो एक पीयर है। तो पीयर में भी आप यहाँ पे देख लो कि पीयर में जैसे यहाँ पे डाबर है, ब्रिटानिया है, गोदरेज है, और ये जो अपना प्रॉक्टर गैम्बल है, हाइजीन हेल्थ केयर। तो ये सब कंपनियां हैं, तो इनको आप यहाँ से देख सकते हो कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन किसका किसका कितना है। तो जैसे डाबर का भी 89,000 है, ब्रिटानिया का देखो 1,18,000 करोड़ है, गोदरेज कंज्यूमर का सॉरी 1,20,000 करोड़ हो गया, और पीजीएचएच का अभी 50,000 करोड़ है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी मतलब इसकी ठीक ठाक है, मतलब 1 लाख से कम है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। पी में भी देखोगे तो इसका 50 का पी है, इसका 55 का पी है, इसका 75 का पी है। तो पी के मामले में ये ठीक लग रही है। और अभी आप यहाँ बात कर लो कि आरओसी, तो आरओसी इसका इन दोनों कंपनियों से थोड़ा सा कम है, बट ठीक है, उतना कोई ज़्यादा नहीं है। और ये जो डी है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, इसमें देखो कि 0.25 है, इसकी 0.52 है, इसकी 0.12 है। तो इसकी जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है ये काफ़ी अच्छी है। तो मतलब इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है और फिर मिलके एक डिसीजन लेना होता है कि आपको मतलब क्या करना है उस शेयर पे। तो फिर एक डिसीजन लिया जाता है कि यार मुझे कंपनी कैसी लग रही है, मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं किया। मतलब मल्टीपल फैक्टर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि देखो आपने रिजल्ट की एनालिसिस आप यहाँ से किया, यहाँ पे आपने रिवेन्यू देखा, यहाँ पे आपने इसकी जो है प्रॉफिट देखा, यहाँ पे देखो लिख रहा है ना प्रॉफिट ब्लू कलर, डेब्ट है, डेब्ट कितना है। और इसके बाद आप ये मैंने ईयरली बताया, आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देख सकते हो। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखो क्या है कि इसका जो प्रॉफिट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अभी देखो डाउन हो रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जैसे सितंबर 2023 में इसका 515 करोड़ का प्रॉफिट था, और जून में इसका 500 रह गया, और अभी सितंबर में 425 करोड़ का आ गया। तो क्योंकि ये प्रॉफिट इतना ड्रॉप कर गया, रेवेन्यू 3,200 करोड़ था सितंबर 2023 में, जून में इसका 3,349 करोड़ का था, और अभी 3,000 करोड़ 29 का जो है रेवेन्यू अभी मतलब डाउन हुआ है इसका, अगर ईयर ऑन ईयर देखें। तो ये जो डाउन हुआ है इसके वजह से ही क्या है कि शेयर प्राइस अपने जो है डाउन होते हैं। तो आप यहाँ से मतलब इन चीज़ों को भी आप देख सकते हैं एनालिसिस पर्पज के लिए। उसके बाद जब आप यहाँ पे जाओगे इवेंट में, तो इवेंट में देखो आपको पता लग जाएगा कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है। 2.75 पर शेयर का डिविडेंड देगी, और नवंबर 8 एक्स डेट यहाँ लिखा है। तो यानी कि अगर जिसके पास ये नवंबर 8 को जिसके डीमैट में ये शेयर रहेगा, तो उसको पर शेयर 2.75 रुपये डिविडेंड के रूप में मिल जाएगा। कंपनी का यहाँ पे देखो क्वार्टरली रिजल्ट दिखा रहा है कि क्वार्टरली रिजल्ट इसने अक्टूबर 30 को शायद दिया है, इसलिए अनाउंसमेंट यहाँ की आ रही है।
और इसने जून 19 में भी इसने डिविडेंड दिया है। तो कंपनी मतलब क्या है कि देखो डिविडेंड अच्छा देती है, आई थिंक ये हर क्वार्टर में डिविडेंड दे देती है, जैसा कि यहाँ से मेरे को समझ में आ रहा है। अगर ये नीचे और आए तो देखो इसने नवंबर में दिया, फिर इसने जनवरी में दिया, सॉरी इसने ये 2023 के नवंबर में दिया। हाँ, तो ये शायद ये 2 बार डिविडेंड देती है साल में, तो मतलब 5 रुपये आपको अप्रोक्सीमेटली डिविडेंड के रूप में मिल जाएगा, जो 1% का है। अभी जैसे करंट में सपोज करो इसका प्राइस 500 रुपये है, तो 500 का अगर 1% आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 रुपये है, तो आपको पर शेयर ये 5 रुपये का डिविडेंड दे देगी। तो आप ये यहाँ से देख सकते हो कारपोरेट एक्शन। उसके बाद अगर कोई न्यूज होगा तो न्यूज का आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि क्या क्या है, कौन इसके बारे में क्या कह रहा है, तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हो। आइडिया में एफएमसीजी के ट्रैकर हैं, इनको भी आप एक बार देख सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट हो कि क्या क्या है। तो बेसिकली मतलब इस तरीके से आप फंडामेंटल एनालिसिस, आप जो है आपका अगर डीमैट अकाउंट है और उसमें ये फीचर्स आ रहे हैं तो आप यहाँ से फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। और आपको यही देखना है कि जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है कि शेयर मार्केट में दो तरीके से शेयर बढ़ते हैं। कुछ जैसे मैं आपको बात बताऊं कि ऐसा होता है कि कुछ कंपनियों में अगर रिजल्ट अच्छे आने वाले होते हैं तो उनके शेयर रिजल्ट के पहले ही बढ़ जाते हैं, और जब रिजल्ट आ जाती है तो वो शेयर गिरने लगते हैं। और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि जिनके रिजल्ट जब खराब आते हैं तो उनमें जो है शेयर उनके बढ़ने लगते हैं। तो बेसिकली आपको इन फंडामेंटल एनालिसिस में यही आपको ध्यान में रखना है कि इस कंपनी के जो डिमांड है, डिमांड आगे कैसे रहने वाली है। ये जो प्रोडक्ट बनाती है उसकी जो है अभी अपने यहाँ पे यूजेज हैं उस प्रोडक्ट के, नहीं ऐसा तो नहीं कि जो प्रोडक्ट बना रही है अब लोग उस प्रोडक्ट को ना यूज कर रहे हो। तो अगर इसका जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि इसका जो रिवेन्यू भी डाउन हुआ है ईयर ऑन ईयर, और प्रॉफिट भी डाउन हुआ है, तो वो क्यों हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए शेयर को परचेज करने से पहले आपको एनालाइज करना होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे जैसा कि मैं आप लोगों से चार्ट में भी बात करूंगा, तो ये उसी डाबर इंडिया का चार्ट है। मैं फिर से यहाँ से एक बार आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे देखो डाबर का फिर से मैं एक बार यहाँ पे गया, और यहाँ पे मैंने फंडामेंटल एनालिसिस ओपन की, और फाइनेंशियल में मैं गया, और रिजल्ट में क्वार्टरली में गए। तो देखो ये जो क्वार्टरली, क्योंकि देखो सितंबर टू सितंबर इसका रिजल्ट डाउन आ गया है, तो रिजल्ट भी डाउन हुआ है, और इसका जो जो है रिवेन्यू है, रिवेन्यू मतलब ये जो ग्रीन वाली बार दिख रही है ये रिवेन्यू है, और जो ब्लू वाली है वो प्रॉफिट है। तो इसका रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही डाउन हुए हैं। तो उसके वजह से ही देखो ये शेयर में कितनी भारी गिरावट आई है। ये देखो अभी आप अगर देखोगे तो इस शेयर का जो भाव है ये जस्ट 23/9/2024, 23/9/2024, यानी कि जस्ट एक महीना पहले इसका भाव 672 था, और अभी वहां से करीब करीब 500 रुपये आ गया। तो अगर आप इसको एक बार कैलकुलेट करें कि इसका कैलकुलेशन करके देखा जाए कि इसमें गिरावट कितनी आ गई है, तो 672 माइनस अभी करंट प्राइस है इसका 508.1, और डिवाइड बाई इनिशियल प्राइस अपना 672 रहेगा। तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली इसमें 24% की गिरावट देखो कितने दिन में आ गई, जस्ट मतलब एक 16 सितंबर, मतलब एक महीने के भीतर ही अप्रॉक्सीमेटली ये शेयर 25% अप्रॉक्सीमेटली गिर गया। तो यही होता है कि अगर आपको अगर कंपनी के एनालिसिस करना नहीं आता तो आपका पैसा यहाँ बहुत जल्दी साफ हो जाता है। और अगर आप जो है कंपनी की एनालिसिस आप कर पाओगे तो आप यहाँ पे नहीं लोगे, एटलीस्ट कंपनी आपको मतलब ऐसी जगह पे लेना है कि जहाँ पे आपका डाउन साइड प्रोटेक्ट रहे। तो अभी जैसा कि मैं इस कंपनी को देख रहा हूँ, ट्रैक कर रहा हूँ, तो अभी क्योंकि इसमें इस कंपनी में काफ़ी गिरावट आई है, 672 से 508 आई है। अब ये जो है यहाँ का जो इसका प्राइस है वो प्राइस यहाँ पे देखो सेटल होते हुए दिख रहा है, मतलब ये वाली क्योंकि इसने 25% का कट ले लिया प्राइस ने, तो अब इसमें आएगी थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। मतलब ज्यादा ये है कि सपोज 508 है तो ये 480
465, मतलब जैसे मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में पहले बोला हूँ कि मेरे को अभी भी मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली 2000 पॉइंट की गिरावट दिख रही है। तो जब इतनी गिरावट आएगी तो अभी ये शेयर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा बहुत अगर किन्हीं रीजनों से, चाहे अपना कोई ग्लोबली इवेंट हो या फिर डोमेस्टिक में कोई उथल पुथल मचेगी, तो ये शेयर अभी हो सकता है कि मतलब 5%, 7% नीचे आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। नहीं आने का रीजन क्या है, क्योंकि इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, इसके प्रोमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है, इसमें एफआईआई की होल्डिंग अच्छी है, कंपनी डेप्ट फ्री, मतलब डेप्ट फ्री तो नहीं बट बहुत कम का डेप्ट है, और रीजनेबल वैल्यू, इसकी वैल्यूएशन भी रीजनेबल आ गई है। तो मतलब इस तरीके से आप इसको, इस कंपनी को एक बार देख सकते हो। तो और अभी क्या है कि जो है इसमें मतलब आपको अगर, क्योंकि ये कंपनी तो अच्छी लग रही है इसके, देखो अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट में जाओ तो यहाँ पे देखो ये क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है। ओरल केयर में डाबर रेड पेस्ट, डाबर मेस वाक। आप यहाँ से जाके कंपनी के और भी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। फूड में है, रियल फ्रूट पावर जूस वूस बनाती है, और कफ सिरप देती है, हॉट सिप देती है, आंवला जूस है, हेयर ऑयल है, डाइजेस्टिव में आपका डाबर पुदीन हरा है। तो मतलब इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। बेबी केयर में भी है, और हेल्थ जूसेस में भी है, डाबर आंवला जूस बनाती है। तो यहाँ से आपको इस कंपनी के वेबसाइट में भी जाना है और उसके ब्रांड ब्रांड के बारे में पढ़ने की, भाई इसके क्या क्या ब्रांड है, ओरल केयर में क्या ब्रांड है, जो उन ब्रांडों का भी मार्केट में जो है एग्जिस्टेंस है कि नहीं, लोग उस पर मतलब इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। जैसे कोलगेट अपना बनाता है, वैसे ये बबूल का अपना टूथपेस्ट भी बनाता है। तो काफ़ी मतलब सॉलिड इसके ब्रांड है। तो फंडामेंटली मतलब ये कंपनी अच्छी है। तो अब क्योंकि फंडामेंटल कंपनी अच्छी है तो मैं तो इस कंपनी को अब ट्रैक करने लगा हूँ। और इस कंपनी को मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आपको बाई करना हो तो आप मतलब, एक तो जैसा मैं डिस्क्लेमर ये दूंगा कि देखो मैं कंपनी के एनालिसिस करता हूँ, फंडामेंटली भी आपको मैंने दिखाया, चार्ट में भी मैंने आपको दिखाया। तो अब आपको अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो एक बार उससे इस कंपनी के बारे में आप एक बार कंसल्ट करो कि भाई वो उसका क्या ओपिनियन है। तो उसका ओपिनियन लेने के बाद आप इस कंपनी को एक बार इन्वेस्ट कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट की देखो स्ट्रेटजी क्या होती है कि अगर आपको कोई कंपनी अच्छी लग रही हो और आपके पास सपोज करो 100 रुपये आपको उस कंपनी में लगाने हैं, तो 100 रुपये के अगर आपको लगाने हैं तो पहले आप उस कंपनी में जो है 30 रुपये लगा दो। तो 30 रुपये जब आप लगा देते हो तो वो कंपनी आपके ट्रैकिंग में आ जाती है, आपको पता चल जाता है कि हाँ ये कंपनी के शेयर मैंने लिए हैं और अभी शेयर कैसा चल रहा है। तो अगर सपोज करो कि शेयर अब जब आप ले लोगे तो आपके लेने के बाद या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। थर्ड कंडीशन ये होगी कि वहीं रहेगा। तो अगर वहीं रहे तो अभी आप अवॉइड कर दो, केवल 30% होल्डिंग साथ बने रहो। उसके बाद अगर ये शेयर आपको 5 से 10% और नीचे मिल जाए, बट कोई मतलब फ्रॉड की न्यूज ना आए कि पता लगा कि कोई कंपनी के ऊपर फ्रॉड का एलिगेशन आ गया या इसके मैनेजमेंट के ऊपर कोई करप्शन के चार्ज लग गए हैं, तो अगर उस टाइप के हो तो आपको अवॉइड कर देना है फर्दर बाइंग। अदरवाइज आप जैसे ये कंपनी यहाँ से 5% गिरे तो आपके पास अभी जो 70% है उसका आप फिर इसमें 25% ले लो। उसके बाद फिर आपको ये 5% गिरे तो आप फिर ले लो। तो इस तरीके से आप इसमें मतलब निवेश कर सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब आपको इसमें मतलब 2-3 बार में ये कंपनी आपको लेनी है। एक बार में आप लगा दोगे और आपके लेने के बाद ये कंपनी का 10% गिर जाएगी तो आपको लगेगा यार मैं तो फंस गया, मैं कैसी कंपनी ले लिया। तो आपको ये नहीं आना है। कंपनी मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये शेयर जब से कंपनी आई 2003 में, देखो इसका प्राइस यहाँ पे शायद कितने रुपए दिखा रहा है, 7 रुपए दिखा रहा है शायद। ये एक एक या हाँ 7 रुपए का दिखा रहा है अभी। तो मतलब 7 रुपए का शेयर देखो आज 508 हो गया। तो कितने गुना आपका ये पैसा है ये बनाता है। अगर उसके बाद इसने डिविडेंड और ये स्प्लिट वगैरह भी दिए होंगे वो अलग से हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे ही बताऊं कि 508 डिवाइड बाई अगर आप 7 कर दो तो 72 टाइम्स इसने पैसा बना दिया है 2003 से लेके अब तक। 72 गुना आपका पैसा हो गया। अब इसके बीच में इसने जो है डिविडेंड बोनस और स्टॉक स्प्लिट ये सब दिए होंगे, तो अलग से आप मतलब गूगल में सर्च कर सकते हो और भी जानकारी के लिए। तो अभी मतलब इस स्टॉक को आप लोग, क्योंकि इसमें देखो 25% की पिटाई हो गई है अप्रोक्सीमेटली इन ऊपर के भाव से।
और कंपनी के फंडामेंटल ठीक लग रहे हैं, इसका प्रोडक्ट की डिमांड है, और अभी तक प्रमोटर ने इतने 20-30 साल से इस कंपनी को काफ़ी अच्छे से संभाल के रखा है। तो इस शेयर को आपको अपनी वॉच लिस्ट में लगा लेना चाहिए। और आपको इसमें मतलब जैसे कि देखो, ये यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये कैंडल का भाव 400, यस 490 है। तो आप मतलब इसको आप एक बार 400 471 का स्टॉप लॉस लगा के आप इस कंपनी को बाई कर सकते हो। और इसके जो भी आपको मतलब ये ऐसी कंपनी है कि देखो, आपको गिरावट तो काफी तेज आई है, लेकिन ये जब बढ़ने को आती है तो बढ़ते भी ऐसे ही हैं। तो इसको आपको मतलब 1-2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद इस कंपनी में वापस रिवर्सल आने लगेंगे। और इसमें ये जो इसके हाई है 672 उसके ऊपर भी ये कंपनी जाता हुआ दिखेगा। तो अगर 508 से 672 आप कैलकुलेट कर लें, तो 672 माइनस 508, मैं भी इसी भाव को पकड़ लेता हूँ। 672 माइनस 508, 164 डिवाइड बाई 508। तो ये मतलब आपको हो सकता है कि 1 से 2 साल के भीतर ही ये आपको 32 से 35% के रिटर्न ये कंपनियों में मिल सकते हैं, जो कि कोई बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी मतलब 25% टूट गई है। तो अगर कंपनी को यहीं से ऊपर चली जाएगी तो आपका काम हो जाएगा। और 1 साल में 1 से 2 साल के बीच भीतर अगर आपको 32 से 35% की रिटर्न देती है तो ये कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं होता। आप इन चीज़ों को ध्यान में रख लीजिएगा। अभी कोविड वाले रिटर्न तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन वो आप लोगों की आदत जरूर खराब कर दिया होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि देखो, अगर आप एफडी में भी करते हो तो आपको 8% ही मिलता है साल का। और अगर यहाँ पे आपको 2 साल में 35% मिल जाता है, 32 से 35%, तो आप एफडी से ज़्यादा इस कंपनी में पैसा कमा सकते हैं। तो इसी शेयर के बारे में मेरे को आज आप लोगों से डिस्कस करनी थी। और ये शेयर आप अगर ले लेंगे तो आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे अभी पिछले 6 स्टॉक बात की है, तो मैंने आपको एक आवास फाइनेंशियल बताया जो एक एनबीएफसी कंपनी है, कोटक महिंद्रा बैंक बताया तो एक बैंकिंग कंपनी हो गई। इसके बाद मैंने एक आपको मास फाइनेंशियल बताया तो जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग में है वो हो गई। फोर्थ मैंने बताया था आपको जेएलएचएल, तो एक हॉस्पिटल का स्टॉक हो गया आपके पास। फिफ्थ मैंने आपको बताया था एक वेल्समन लिविंग, तो वो फ्लोरिंग सोल्यूशन में है। तो और ये कॉटन वाटन के बिजनेस में है, तो आपके एक वो कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन टाइप का हो गया। और सिक्स स्टॉक मैंने आप एक से डिस्कशन किया था साइंट डीएलएम। तो साइंट डीएलएम आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के फॉर्म में आपके पोर्टफोलियो में आ गई। और अभी आप अगर इसको ले लोगे, आप मतलब इन भावों से आपको मतलब इसमें एसआईपी मतलब 2-3 बार में इसमें पैसे लगाने हैं। तो मेरे हिसाब से ये 470 तक में आपको पूरा पैसा इसमें डाल देना चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बट आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। मैं वही बोलता हूँ जो मैं इस स्टॉक में करता। बट मेरी रिस्क एपेटाइट और आपकी रिस्क एपेटाइट अलग अलग हो सकती है। तो आप अपने रिस्क को समझते हुए इन चीज़ों को एक बार देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको मतलब इन भावों से लेके और यहाँ से 20-30 रुपया नीचे जाए तो आपको पूरा पैसा इसमें डाल देना चाहिए, जो जितना कि आप इस स्टॉक में डालने वाले हो। उसके बाद आप वेट करो, कंपनी में अगर कोई फ्रॉड आएगी या कुछ आए तो 471 नहीं, आप 470 के स्टॉप लॉस मान के चलो। और उसके नीचे जाए तो आपको बेच देना है। वहां से 470 का मतलब कितना होगा, अगर मैं यहाँ से भी बात करूं तो 508 जैसे इसका आज का रेट है, 508 माइनस 470 और डिवाइड बाई 508, मतलब यहाँ से 7.5%, नीचे का आपका 7.5% का रिस्क है और ऊपर आपको देखो 35% इसमें मिल सकते हैं। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरे को नज़र आ रहा है। तो आप इन चीज़ों को नज़र में रखिए और अपने लॉन्ग टर्म का व्यू बनाइए। मतलब ये मत सोचो कि मैं आज ले लिया और मेरे को 5 दिन में शेयर डबल हो जाएगा कि 40% हो जाएगा। आप ऐसा करोगे तो आप यहाँ पे पैसा खोगे। इस मार्केट में पैसा अगर बनाना है तो आपको लॉन्ग टर्म का अपना पर्सपेक्टिव रखना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से मैं आपको शेयर देता हूँ। उसके पहले अगर ये शेयर वहाँ चला जाएगा तो अपने लिए और भी अच्छा रहेगा, उसके भी हम लोग बीच बीच में रिव्यू करते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। और मैं आप लोगों को फिर बोलूँगा कि ये जो मैं रिसर्च आपको देता हूँ तो मैं इसको फंडामेंटल और चार्ट दोनों को मिक्स करके आप लोगों से देता हूँ। इसमें काफ़ी मेहनत लगती है।
तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस जो मेरी मेहनत है इसको सफल बनाने के लिए ये उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है और वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिससे उनको एक आइडिया मिले कि हमें किस टाइप के शेयरों में रहना चाहिए जिससे उनका भी कुछ फायदा हो सके। तो ये मेरा आप लोगों को यही बोलना था। तो आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाओ, जिससे वो लोग भी मेरी एनालिसिस का फायदा लें। और मैं फिर बोलूंगा कि आप कोई भी पोजीशन लेने से पहले अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो आप उससे जरूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि वो आपके रिस्क एपेटाइट को मेरे से ज़्यादा अच्छा समझेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।